Hello students, I'm Aditi ma'am and today we are going to revise all the formulae and key concepts of thermometry and thermal expansion. इस वीडियो के बाद इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. जस्ट पुट ऑल ऑफ दीज इनटू शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. चलिए, थर्मोमेट्री किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस साइंस को, उस ज्ञान को कहते हैं. और इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी. इस पे बेस जेई ने बहुत पीवाई क्यूज पूछे हैं माय डियर्स, और एक सिंपल सा लॉजिक सारी स्केल्स फॉलो करती है. टेम्परेचर स्केल्स लीनियर होती है. सो टेम्परेचर रीडिंग इन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल. ये रेशो सारी स्केल्स के लिए कांस्टेंट रहेगा. तो पेपर में अगर कोई फिक्टिशियस स्केल भी बना देते हैं, मान लीजिए #A अदिति स्केल बनाई मैंने, 3 से लेके 30 तक अगर मैंने लिया टेम्परेचर रेंज, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट लेते, तो मैंने 3 लिया आइस पॉइंट, 30 लिया स्टीम पॉइंट. अब मान लेते हैं मुझे 50 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो मैं इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकती हूँ. यहाँ पे बोलूँगी टेम्परेचर इन दिस स्केल माइनस आइस पॉइंट, इसमें 3 है, अपॉन 30 माइनस 3. इसको सेल्सियस से इक्वेट कर दूंगी, 50 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. ये रेशो हमको बराबर करना है. तो सेल्सियस और केल्विन के लिए अगर बराबर करें तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. केल्विन में माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273. ये गैप क्योंकि सेम है, ये रिलेशन सिंपल आपको आ जाता है. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. सिमिलरली फ़ारेनहीट के लिए अगर रिलेट करें सेल्सियस को, सो यहाँ कोई भी टेम्परेचर है, माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, दिस इज़ 180. ठीक है जी. और एक और स्केल होती है रीमर स्केल, 0 से 80 डिग्री तक होती है. लाइकवाइज उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं. सो एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग आइस पॉइंट, है ना, यहाँ पे 0, 273, 32, 0, और अपॉन ये वाला गैप स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट. यहाँ 100 है, केल्विन स्केल में भी 100 है, फ़ारेनहाइट स्केल में ये गैप 180 है, और रीमर स्केल में ये गैप 80 है. आप अपनी भी कोई नई स्केल इससे बना के, जैसे मैंने अभी #A अदिति स्केल बनाई थी, टेम्परेचर्स रिलेट कर सकते हैं. दीज आर द वाइडली यूज स्केल्स. ठीक है जी. अब अगली बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की. हर लीनियर एक्सपेंशन, हर लीनियर डायमेंशन एक्सपैंड करता है हीटिंग में, चाहे वो कैविटी की खाली जगह ही क्यों ना हो. देखो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करते हैं, तो उनके बीच का जो एवरेज सेपरेशन होता है वो बढ़ जाता है, और मटेरियल एक्सपैंड होता है. एक्सपेंशन इज आउटवर्ड्स. सोचो तुम बलून में हवा भर रहे हो तो बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है. बच्चे कहते हैं ये जो मैंने बनाया है, दिस इज़ अ मेटल शीट विद अ होल. हाँ, सो बच्चे कहते हैं मैम होल तो छोटा होना चाहिए अगर एक्सपैंड हो रहा है. भाई एक्सपेंशन, मिल्की वे एक्सपैंड हो रही है, या बलून में हवा भर रहे हो वो एक्सपैंड हो रहा है, तो सब कुछ बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है यूनिफॉर्मली. खाली जगह भी एक्सपैंड होगी और भरी हुई जगह भी. सो यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ, ब्रेड्थ और ये शीट का रेडियस सब कुछ यूनिफॉर्मली बढ़ने वाला है. अब अगली बात, अगर टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ता है तो लेंथ कितनी बढ़ती है? L0 इनिशियल लेंथ है, L0 अल्फा डेल्टा टी, और तुम कहोगे फाइनल लेंथ कितनी हो गई? L0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. बड़ी छोटी वैल्यू होती है इसकी. यस, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. अब ऐसे ही एरिया में कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन आ जाता है. इंक्रीज इन एरिया इज A0 बीटा डेल्टा टी, और योर फाइनल एरिया इज A0 टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. और गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. इंक्रीज इन वॉल्यूम तुम्हारा जाता है V0 गामा डेल्टा टी.
या फिर फाइनल वॉल्यूम, ये जो राइट साइड में लिखा है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये फाइनल वैल्यूज है। तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस एक्सपेंशन से वी नॉट इनिशियल था और कितना एक्सपैंड हो गया, वी नॉट गामा डेल्टा टी। सो फाइनल वॉल्यूम हो जाता है वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे कि ग्राफाइट की हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, बट अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो आइसोट्रोपिक है, सारे तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज है, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 के रेशियो का होता है, यानी कि बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। अगर उस मटेरियल के अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो जिस भी एरिया का, जिस भी सरफेस के एरिया का आपको बीटा चाहिए, उसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आपको बीटा ऐसे मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करके। इनको आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग मेजर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ही दिया होता है अगर एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए दिया होता है तो। और लाइकवाइज गामा कैसे मिलेगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अल्फा ऐड करके मिलता है, ठीक है। अब कई बार ये सवाल आ जाता है कि अगर रॉड सीरीज में हमने एंड टू एंड लगा दी तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या होगा। तो माय डियर्स, यहाँ डेल्टा एल विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, जितना पहली रॉड में लॉन्गेशन हुआ प्लस जितना दूसरी में लॉन्गेशन हुआ। इक्विवेलेंट लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2, जो नई इक्विवेलेंट रॉड का डेल्टा L लोगे तो उसकी इनिशियल लेंथ तो L1 प्लस L2 है, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। अब डेल्टा L1 किसके बराबर है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, अभी पीछे देखा था, और डेल्टा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। यस, यहाँ से आपको अल्फा इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। नाउ माय डियर्स, कई बार इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं मीटर स्केल पे बेस्ड। देखो क्या प्रॉब्लम है, एक कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे आपने अपनी स्केल बनाई होगी, उस टेम्परेचर पे वो सारी रीडिंग सही देगी। मान लीजिए आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाई, कोई लाइन खींची हुई है कहीं पे, आपको उसको मेजर करना है। आपने मेजर किया 40 सेंटीमीटर, ये इसी टेम्परेचर के लिए आपकी स्केल बनाई गई थी और ये एग्जैक्ट रीडिंग है, 40 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल लेंथ ऑल्सो। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया फॉर दैट मैटर, तो मीटर स्केल तो टेम्परेचर बढ़ा है तो एक्सपैंड हो जाएगी। जो दूरी 40 सेंटीमीटर पे जहाँ मार्किंग थी, वो मार्किंग एक्सपैंड होकर दूर चली जाएगी। तो आप जब वैल्यू मेजर करोगे तो 40 से कुछ कम आएगी। एक्चुअल वैल्यू तुम्हें कैसे मिलेगी, वो मेजर्ड वैल्यू में एक्सपेंशन कंसिडर करोगे, उसका इफेक्ट तब मिलेगी। और ये फॉर्मूला फिर यूज़ करना है हमको, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस, मेजर्ड वैल्यू जो आपकी आई है वो अब कुछ कम आई होगी, क्योंकि 40 तो एक्सपैंड होकर दूर चला गया, और वो जो लाइन तुमने जिसको भी जो कहीं बनी हुई थी जिसको मेजर कर रहे थे, वो तो उतनी ही रह गई। तो अब एक्चुअल वैल्यू अगर चाहिए तो हमें वो उसका एक्सपेंशन कंसिडर करना पड़ेगा स्केल का। सो वी विल यूज L एक्चुअल इज इक्वल टू L मेजर्ड टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपके सारी कन्फ्यूजन को एलिमिनेट कर देगा। दूसरा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चंस में। यस, अब देखो जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g होता है। ये भी किसी टेम्परेचर पे बना होगा, उस टेम्परेचर पे ये एग्जैक्ट रीडिंग देती होगी पेंडुलम क्लॉक या वो सिंपल पेंडुलम तुम्हारा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी और टाइम पीरियड भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं सेकेंड्स पेंडुलम है। सेकेंड्स पेंडुलम एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड का टाइम शो करता है। अब क्या होगा, 2 सेकेंड से ज़्यादा में एक ऑसिलेशन होगा क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया, लेकिन हमें तो लगेगा एक ऑसिलेशन हुआ है मतलब 2 ही सेकेंड निकले हैं। असलियत में 2 सेकेंड से ज़्यादा समय चले गए, पर हमें अपनी घड़ी को देख के लग रहा है कि 2 ही सेकेंड बीते हैं। इसका मतलब हमारी घड़ी धीरे हो गई। यस, और कितना धीरे हुई,
वो पर सेकेंड का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक पर सेकेंड इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा से आता है। यस, वी आर जस्ट लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, नॉट द डेरिवेशंस राइट नाउ। वो जब पढ़ते हैं रेगुलरली चैप्टर तब करते हैं। तो 1 सेकेंड में इतना टाइम अगर लूज हुआ है तो 1 घंटे में कितना हुआ होगा? जितने सेकेंड्स 1 घंटे में वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3600। एक दिन में कितना हुआ होगा इसमें मल्टीप्लाई करिए 86400। इसी का उल्टा, अगर टेम्परेचर घटा है लेंथ भी घटेगी, टाइम पीरियड कम होगा। अब आपको लगेगा कि क्लॉक फास्ट हो गई है, और थैंकफुली जो हमारा फॉर्मूला है टाइम गेन्ड और टाइम लॉस्ट का पर सेकेंड वो सेम है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अगली बात होती है बायमेटालिक स्ट्रिप की। इसमें 2 मेटालिक स्ट्रिप्स जिनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होता है साथ में रिवेट कर दी जाती है। अब अगर आपने हीट किया, अल्फा 1 अगर ज़्यादा है तो अल्फा 1 वाली रॉड ज़्यादा एक्सपैंड होगी। यस, और अगर अल्फा 2 ज़्यादा है तो अल्फा 2 वाली रॉड ज़्यादा एक्सपैंड होगी। अगर अल्फा 1 वाली रॉड ज़्यादा एक्सपैंड हुई तो स्ट्रिप कुछ इस तरीके से आपकी टर्न हो जाएगी। अल्फा 2 ज़्यादा एक्सपैंड हुआ तो वो आउटर आर्क बनाएगी, है ना। इसको पहले पुराने टाइम में सर्किट ब्रेक करने के लिए यूज़ करते थे, जब हमारे पास फ्यूज़ वगैरह नहीं होते थे। सो सर्किट ब्रेक करने के लिए बायमेटालिक स्ट्रिप होती थी, हीटिंग से वो कर्व जाती थी और कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता था। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात समझाई थी कि एवरी लीनियर डायमेंशन एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, मतलब जब आप गर्म करोगे तो खाली जगह भी उसी हिसाब से बढ़ती है जिस हिसाब से मटेरियल वाली जगह बढ़ती है। तो ये रिंग है और रिंग में तो अंदर का एरिया खाली होता है, पर अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो खाली जगह भी सेम तरीके से बढ़ेगी। ए नॉट हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर, और 1 प्लस बीटा को कैसे लिखते हैं हम, 2 अल्फा। जब तक एनाइसोट्रोपिक नहीं बोला हम तो आइसोट्रोपिक ही मानेंगे। ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ए नॉट इज पाई आर स्क्वायर एंड बीटा इज 2 अल्फा। लाइकवाइज यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर में कैविटी का वॉल्यूम वीसी है और अब हमने उसको टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी से, तो इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी होगा फाइनल वॉल्यूम, और गामा आपका किसके बराबर हम लिखते हैं, 3 अल्फा के बराबर। खाली जगह भरी हुई जगह दोनों सेम हिसाब से बढ़ती है माय डियर फ्रेंड्स। अब डेंसिटी वेरिएशन की बातें होती हैं, लिक्विड सॉलिड्स दोनों के लिए सेम बात है। देखिए जी, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मास तो बदलना है नहीं, जो वॉल्यूम है वो आपको कैसे मिलता है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो मास बाय इनिशियल वॉल्यूम को इनिशियल डेंसिटी लिख दिया, इस बात में कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। पर अगर मैं इसको 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख के बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाऊं तो क्या होता है, ये एक्सपोनेंट नीचे उतर जाता है। तो किसी किसी सवाल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इनिशियल व्हेन कैलकुलेशन आपके अटक रहा, आप ऐसे कर सकते हो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, क्योंकि ये गामा टाइम्स डेल्टा टी 1 के आगे बहुत छोटा आने वाला है, अप्रॉक्सीमेशन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये एक सॉलिड एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा था और इनिशियली वॉल्यूम हम जो निकालते हैं सबमर्ज, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, वो इससे निकालते हैं वी इन बाई वी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। अब टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया है जी तो आपका फ्रैक्शन सबमर्ज बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी बढ़ेगी, देख रहे हो, है ना, सॉलिड की भी और लिक्विड की भी। तो सॉलिड की भी नई डेंसिटी लिख दी रो एस अपॉन 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, और लिक्विड की भी नई डेंसिटी लिख दी रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। रो एस बाय रो एल इनिशियल फ्रैक्शन है, तो अगर कोई कह दे कि ये इनिशियल फ्रैक्शन एफ है तो तुम आंसर को ऐसे भी बोल सकते हो, एफ टाइम्स 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। ओके जी, ठीक है। अब एक और बात आती है लिक्विड के एक्सपेंशन में, कहा जाता है एक कंटेनर को लिक्विड से ऊपर तक
अप टू द ब्रिम भर दिया किसी टेम्परेचर टी पे। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो यूजुअली ऐसा अक्सर देखा गया है कि लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड करता है कंटेनर से। अगर दोनों बराबर एक्सपैंड हुए तो फिर बाद में भी भरा ही रहेगा कंटेनर, पर अगर लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है तो कुछ वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा? जो नया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है माइनस जो नया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। कुछ तो कंटेनर भी एक्सपैंड करके लिक्विड को संभालेगा ना अपने अंदर। तो हमने नया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखा V01 प्लस गामा L डेल्टा टी, जो कि लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, और कंटेनर का लिखा V01 प्लस गामा C डेल्टा टी। ये वाला V0 कट गया, यहाँ V0 इंटू 1 माइनस V0 इंटू 1, वो आ गया V0 गामा L माइनस गामा C डेल्टा टी। बच्चे इसको गामा पेरेंट करके भी याद कर लेते कि सोच लेते लिक्विड इतना ही बढ़ा है इसलिए इतना ओवरफ्लो कर गया। बट कंटेनर का इफेक्ट अगर आप एक्सपेंशन कंक्लूड करेंगे तो एक्चुअली V0 गामा L माइनस गामा C डेल्टा टी होता है। कंटेनर का एक्सपेंशन का इफेक्ट अगर ना क्वेश्चन में उसकी वैल्यू नहीं दी हो तो ये टर्म एनीवेज आपका ज़ीरो हो जाना है। यस, so this is the entire coverage of thermometry and thermal expansion, all possible concepts and formulas जिन पे सवाल बन सकते हैं। See you in the next video on calorimetry.